अच्छा, तो ये पावर 3 आउट या थ्री सॉरी सर सर्कल, इनका मतलब ये है कि वो कुछ प्री डिफाइंड उन्होंने एनिमेशन के क्यूबिक बेजियर्स बना दिए हैं जो हम लोग यूज कर लेते हैं, वरना वो वैल्यू हमें देनी पड़ती है। कुछ इस तरह, इस पॉइंट पर या कितनी। अब इसका मतलब है कि मैंने अपनी एनिमेशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 0, 25%, 50%, 75 और 100। स्टार्ट से एंड तक इतनी एनिमेशन चलेगी, फिर ये टाइम होगा, फिर ये टाइम होगा, हमें एक एक वैल्यू देनी पड़ती है। बाकी अब तो इसके टूल्स बन गए, जैसे ये एक टूल बन गया, और है सी एस एस ट्रिक के नाम से। या यार आपको डिफरेंट ना टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज मिलती, जैसे यहाँ पर उन्होंने प्री डिफाइंड वैल्यूज आप लोगों को दे दी। इससे फिर आप लोगों को डिफरेंट कंडीशनल रेंडरिंग हम लोगों ने की है। कंडीशनल रेंडरिंग हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग सिंपल वेरिएबल के साथ करेंगे तो एक दफ़ा वो पेज को टॉप टू बॉटम रीड करेगा, और जो वैल्यू पहले पहली दफ़ा हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट उसको असाइन किया, उसी के हिसाब से चले। लेकिन अगर हम लोग स्टेट लगा रहे हैं तो स्टेट के साथ फिर अपडेट भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग स्टेट ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग साइड बार बना रहे हैं, नैप बार बना रहे हैं, या डिफरेंट जगह पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को स्टेट ही यूज करनी पड़ती। अब मैंने यहाँ पर स्टेट क्यों लगाई है? क्योंकि हम लोगों ने अपडेट का फंक्शन कर, तो भी लगा सकते। नहीं, कंपोनेंट इसका बन सकता है दो तरह से। मैं आपको, एक तो कंपोनेंट बन सकता है कि मैं इस पूरे फॉर्म को एक कंपोनेंट बना लूँ, और बटन का हमारा एक ही टैग है, तो एक है कि मैं इतने हिस्से को पूरे को कंपोनेंट। नहीं, फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोनेंट में अगर इस फॉर्म की वैल्यू ट्रू हो गई, तो फिर अगर उस पेज पे 50 जगह ट्रू कंपोनेंट यूज हुआ है, तो वो 50 जगह ट्रू हो जाएगी। अननेसेसरी फॉर्म भी हमें शो होने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, चैट जीपीटी प्लस है, चैट टेम्परेरी चैट है, और इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाला ओपन हो रहा है। अब अगर मैं इनका कंपोनेंट बना के एक ही कंडीशन लगा और ट्रू करूंगा, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट वाला भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, और इसी तरह वहां पर करूंगा तो वो भी एक
ऐड न्यू टू डू पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग टू डू ऐड भी कर वन। अब यहाँ पर डिलीट का था, डिलीट का तो हम लोगों ने कर लिया। मैं एक दफ़ा सारा कोड रिवाइज कर देता हूँ कि अब ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है ताकि अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने ये बेसिक यूआई बनाई जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं, जीरो लॉजिक। यूआई में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हेडिंग लगाई, लेबल टैग लगाया, इनपुट बनाई, बेसिक स्टाइलिंग करके और हम लोगों ने ये बनाया। अब उसके बाद हम लोग क्या चाह रहे थे कि ये जो इनपुट है इन दोनों की वैल्यूज़ कहीं ना कहीं स्टोर हो। वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे इंक्वायरर में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता था एट द एंड के नेम ये, एज ये, और इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा जिसमें हम लोगों ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा और आईडी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। और जब इनपुट आएगी, इनपुट में कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो आपने टू डू को अपडेट करना है। टू डू की बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहने, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, सॉरी अगर मैं यहाँ पर टू डू का जो टेक्स्ट है ये टू डू वाला ऊपर जो मेन टाइटल उसको अपडेट कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन या आईडी को नहीं चेंज करना, वो एज इट इज़ है। स्प्रेड ऑपरेटर जो थ्री डॉट्स और टू डू का मतलब ये है कि बाकी दो वैल्यूज एज इट इज़ लेके आओ और ये यूज जो टाइटल है उसको अपडेट कर दो। टाइटल को अपडेट करके क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, नीचे मैंने कंसोल डॉट लॉग में भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा है, वो हम लोगों ने समझने के लिए वो जो लेटेंसी वाला हल्का सा एक इफेक्ट है। और मैंने उसे बता दिया कि वैल्यू टू डू डॉट टाइटल, जो भी टू डू डॉट टाइटल में स्टोर्ड है वो इसकी वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये लिख रहा हूँ, ऐड न्यू टू डू बाय डिफॉल्ट एबीसी रेज करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये बाय, अगर हम लोग कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे तो फिर वो है। और डिस्क्रिप्शन वाला भी हम लोगों ने एज इट इज़ किया कि भाई टाइटल और आईडी को सेम रखो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को अपडेट करो। कंसोल डॉट लॉग पूरा यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज सबमिट में हम लोगों ने किया है कि इवेंट हमें मिला बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की तरफ। इस इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर वैल्यू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल लिया, इवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक फंक्शन है और भी बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग बटन को सबमिट करते हैं ना, जब पहले HTML बैकएंड में PHP या डॉटनेट वगैरह को यूज़ कर रही थी तो ऑन क्लिक के ऊपर पेज रिफ्रेश होता था और ये सारा का सारा डाटा बैकएंड में जाके सेव हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब हम लोग बैकएंड में तो सेव कर रहे हैं लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं कर। पेज को रिफ्रेश करने जो है वो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। उस बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए हम लोग कंडीशन लगा देते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। फिर हम लोगों ने कहा कि जी जितने हमारे पुराने टू डूज हैं वो एज इट इज़ रहें और नया वाला जो भी हमने टू डू किया है उसको ऐड कर, बस उसकी आईडी को हमने अपडेट कर दिया कि जितनी टू डूज की लेंथ है वो इसकी आईडी आई, ताकि हमें बार बार आईडी देनी ना। सेट टू डू, हाँ ये पुश पुश वाला फंक्शन ही एक तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट। और ये जो बाद वाला सेट टू डू है उसमें हम लोग क्योंकि उस फंक्शन की भी कहीं बॉडी लिखी है, उस बॉडी के अंदर ये मेंशन वही काम कर
क्योंकि पुश का तो हम लोग सिर्फ कॉल करते हैं ना, उसका बैकएंड पे कहीं ना कहीं फंक्शन है, उस फंक्शन में ये लॉजिक लिखी हुई है। और बाय डिफॉल्ट इन वैल्यूज को ऐड करने के बाद, जैसे यहाँ पर टू डू वन, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, इस सबमिट करने के बाद इन वैल्यूज को एम्प्टी करने के लिए ये वाला कोड लिख, यदि टू टाइटल को भी एम्प्टी कर दो, डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी, और फिर उसके बाद बटन आ गया हमारा, फिर टेबल आ गया नीचे। टेबल में हम लोगों ने लूप किया, ये जितने भी टू डूज हैं, एक है, दो है, 10 है, उन सारों को लूप करो और इस तरह टेबल के फॉर्मेट में शो कर। ये टू डू हेयर लिखने के लिए ये प्लेस हो एट्रीब्यूट है हमारा। और एक बटन लगा दूंगा जहाँ पे क्लोज कर देगा। अब अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन में स्टेट यूज ना की हो इस फॉर्म के साथ कर, तो फिर ये इंक्रीमेंट नहीं होना था। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वेरिएबल है उसने स्क्रीन को री एंटर नहीं करना था, और जो टैग एक दफा उसने शो कर दिए वही रहने तो आपका। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक बटन है डिलीट का, इसी तरह मैं एक बटन ऐड करना चाह रहा हूँ अपडेट। अब अपडेट का बटन यूज करते वक्त मैं चाहता हूँ कि आइकन इंप्लीमेंट कर। आइकन इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ल्यूसिड रिएक्ट है, फिर बहुत सारे डिफरेंट आइकन की लाइब्रेरी, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं प्रोडक्शन में वो है रिएक्ट आइकन। रिएक्ट आइकन्स को यूज करने का पर्पज ये है कि इन्होंने तकरीबन सारी की सारी लाइब्रेरीज को एक जगह पर इकट्ठा कर, ये सारे आ गए, एंटीजन आइकन, बूटस्ट्रैप आइकन, बॉक्सी आइकन, सरकम आइकन, सी एस एस डॉट जी जी, हैवी आइकन, ये जितने भी तकरीबन हैं जो पॉपुलर पॉपुलर उन सबको एक जगह पर मर्ज किया। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अपडेट। नहीं, लाइसेंस स्टूडेंट, लेकिन वो ना नीचे अपनी रीडमी में मेंशन किया होता है कि हमारा लाइसेंस। अच्छा जी, एडिट के लिए हम लोग नॉर्मली यही वाला आइकन यूज़ करते हैं। मैं भी यही वाला यूज़ करूँगा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो मैं पहले इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करके हम लोगों ने
यहाँ पर एक और बटन बना, अब यहाँ पर आइकन लगाना है। अगर यहाँ से अब हम इसको साइज दे लेंगे, साइज का अपना इसका एक एट्रीब्यूट होता है। अलाइनमेंट करनी है तो वो अब आप लोगों को आती है, फ्लेक्स के थ्रू हम सिलेक्ट करके और जस्टिफाई सेंटर आइटम से मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी चूंकि इसके ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट हैंडलर का बटन लगा, वही एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। अपडेट करने के लिए अब स्टेजेस हैं दो, दो स्टेजेस क्यों हैं? डिलीट कर रहा हूँ तो टू डू में से सिंपली वो डिलीट हो, टू डू की जो लिस्ट थी एरे थी उसमें से रिमूव हो। अपडेट की स्टेजेस हैं दो। अपडेट की स्टेज पहली ये है कि जो डाटा हमारा है जिसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो फॉर्म में लेके जाऊँ, फिर फॉर्म में अपडेट करूँ, फिर वहां से सबमिट करूँ तो वो अपडेट हो। पहली स्टेज है कि यहाँ से डाटा फॉर्म में जाए, दूसरी है कि फॉर्म से आगे जाए। तो यहाँ से फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि या हम इस टू डू को अपडेट करें या हम एक नया टू डू बनाएं। मैं नया बना रहा हूँ क्योंकि अगर इसी को अपडेट करेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या इससे भी जा सकता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो भी आप लोगों को याद नहीं रहना। अलग अलग टू डूज। अच्छा, अब मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, कॉन्स्ट टू डू टू बी अपडेटेड। और बाय डिफॉल्ट ये आ गया नल। डाटा टाइप में दे नल या ऑब्जेक्ट। दोनों अरे के अंदर क्यों आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम लोगों ने एक पढ़ी थी जब प्रॉप पढ़ रहे थे कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कॉन्स्ट और अब अगर मुझे इसे डिस्ट्रक्चर करना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट की सूरत में एबीसी को कॉल कर लूँगा और यहाँ पर जो जो वैल्यूज है करानी है। अब
मैंने क्या किया है कि उस पूरे ऑब्जेक्ट में से एक वैल्यू निकाल, जैसे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग है इसी तरह एरे की भी डी स्ट्रक्चरिंग। अब यूज स्टेट एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, राउंड ब्रैकेट लगा, तो ये एक फंक्शन। अब ये फंक्शन है और इसको अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो उसको बता रहे हैं कि ये इनिशियल वैल्यू तुमने सेट करना। अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है। वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरे जिसके अंदर आपके वेरिएबल का नेम और उसे अपडेट करने का कोड। तो क्या रिटर्न कर रहा है, एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है और एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। वेरिएबल रिटर्न कर रहा है जो आप लोग जिसमें डेटा स्टोर करवाओगे, फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो उसे अपडेट करने का काम। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा जब एंड पर ऊप्स को स्टडी किया था वहां पर हम लोगों ने एक सेट वाला फंक्शन, इसी तरह यहाँ पर वो काम कर। नहीं नहीं, डीएसए से रिलेटेड चीज नहीं है, डीएसए और है। और डी स्ट्रक्चरिंग का तो जावास्क्रिप्ट ने दिया है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है भी नहीं। जावास्क्रिप्ट में भी ES 6 के बाद आया। तो फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि कंसोल डॉट लॉग नेम मैंने कर दिया ना। अब अगर मैं यहाँ पर एबीसी डॉट नेम को अपडेट करके नवीद सर्वर का, ये लाइन 174 और अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला है इस लाइन से ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर वो निकाल के मैंने इस नए वेरिएबल में स्टोर कर। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर, ये नया वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पर प्रिंट। लेकिन अगर मैं इस एबीसी डॉट नेम को अपडेट करूंगा तो ये भी अपडेट हो। तो अगर तो मुझे अपडेट करना है फिर तो मैं कर सकता हूँ, और अगर मुझे अपडेट नहीं करना है फिर मुझे अलग वेरिएबल में स्टोर। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग अगर कंडीशन का एक कंपोनेंट बना ले और वो यूज कर, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक के साथ दूसरा भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डी स्ट्रक्चर करें तो वो एक नए वेरिएबल में डाटा स्टोर कर देगा। तो जब हम एक नया वेरिएबल डी स्ट्रक्चर करके कर रहे हैं तो वैसे नया वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग डी स्ट्रक्चर नहीं कहते। लेकिन डी स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि वो एक नए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देगा, पुराना वैसे ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग नहीं 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 उसी की जगह ऐड नहीं करें। बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट। अच्छा, अब क्या हमें हर वक्त अपडेट का फॉर्म शो होना चाहिए या नहीं? अपडेट का फॉर्म शो होना चाहिए उस वक्त जब तो बंदा अपडेट करना चाह रहा है। जब अपडेट करना चाह रहा है उस वक्त हो तो फिर उसकी भी एक हम लोग स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट इज अपडेट फॉर्म सेट
डेट अभी फॉर्म बना दिया, ठीक है। फॉर्म एक है ऐड वाला, फॉर्म में अभी वैसे मैंने बनाया अपडेट वाला। अपडेट नहीं, अपडेट हम लोग लास्ट टाइम क्रिएट रीड और डिलीट हो गया था, अपडेट रह गया। वो बटन था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये बटन का काम है कि आप इसको क्लिक करके अपडेट कर सकते। ये बटन शो होगा ही होगा। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम मैसेज सेलेक्ट करते हैं तो उसको एडिट का ऑप्शन आता ही आता है। फिर जब हम एडिट करते हैं वो बाद में नीचे उसी। अच्छा, मैं टाइम बचाने के लिए इसी फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ। और अब कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगानी है कि ये ऐड वाला फॉर्म गायब हो जाए और अपडेट वाला फॉर्म आए। इसका मतलब है कि एक रूट पर कंडीशन लगेगी यहाँ पे, इज अपडेट फॉर्म है। अगर ये कंडीशन ट्रू है अपडेट का फॉर्म, और अगर नहीं है तो ये कंडीशन। अब ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा। सबसे पहले इफ कंडीशन में, इफ एल्स इफ के फॉर्मेट में आपको, इफ इस अपडेट फॉर्म अगर तो ट्रू है तो ये वाला कोड शो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉर्म शो कर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ में ये वाली कंडीशन चेक कर लो। इफ एल्स इफ में हमने कंडीशन चेक की कि अपडेट वाला फॉर्म ट्रू है या नहीं। एल्स इफ में हम कह रहे हैं कि ऐड वाला फॉर्म ट्रू है या नहीं। अगर ऐड वाला फॉर्म ट्रू है तो ऐड वाला फॉर्म शो, और अगर ये भी नहीं, फिर एंड पर हम कह रहे हैं कि ऐड न्यू। अब इस ब्लू, ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहें फेक फिलर के नाम। ये जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट, यहाँ पर तो दो ही हैं, लेकिन जब हम लोग पूरा प्रोडक्ट का डैशबोर्ड बना रहे होते हैं वहाँ पर 15-20 जहाँ पर तो हो तो बार बार चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने टेंशन नहीं। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गए तो 3 टू डू आ गए। अब उनके डिलीट का ऑप्शन भी है, एडिट का ऑप्शन भी है।
अब इस एडिट के ऊपर मैं चाहता हूं कि जब मैं क्लिक करूं तो इस जगह पर आके वो कंटेंट मुझे शो। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इस एडिट के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला फॉर्म चला जाए, एडिट वाला आ जाए। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। Set is अपडेट फॉर्म टू कर, कि जब मैं इस ब्लू आइकन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाले को अपडेट में चेंज कर। मैं इसको थोड़ा सा और करने के लिए ना अपने ये अपडेट वाला ये है, इसको भी एडिट कर लेते हैं। और अब चूंकि अपडेट को कैंसिल करना है तो यहाँ पे हम फॉर्म बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि न्यू टू डू वाला फॉर्म दिखाएं। दोनों कंडीशन कर सकते हैं कि भाई वो बटन पे ले आओ, तो इस फॉर्म को भी आप कर दो सेट इज अपडेट फॉर्म को भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। मैं अब आपको दिखाता हूँ, एडिट बटन बदल गया, अपडेट और कैंसिल आ गया, वहां पर क्लोज था। अब इस कैंसिल में मैं अपडेट वाले को भी कैंसिल कर सकता हूँ और दोनों को भी कर सकता हूँ। ये अब हम पे डिपेंड करता है या यूजर पे डिपेंड करता है या क्लाइंट पे कि वो क्या चाहे, क्लोज और अपडेट दोनों, क्योंकि अपडेट भी खत्म हो गया। अपडेट वाला कैसे खत्म हुआ मैंने दिखा दिया कि भाई अपडेट वाले को भी क्लोज कर दो और यूआई यूएक्स वाले ये ज़्यादा प्रोडक्ट का फ्लो डिफाइन करते हैं ना, वो ये ज़्यादा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसी बेस पे फिर हम लोग कोड करते हैं। डिजाइनर होता है वो डिज़ाइन करके दे देता है कि अपडेट की स्क्रीन पे ये हो, कैंसिल करिए। तो आपका फिर क्लाइंट आपको बता देगा ना कि यार मुझे ये सही नहीं लग रहा, इसको चेंज कर, तो ये वापस पर ले आओ। बाद में ऐसे होता है कि क्लाइंट कहता है कि इसको बंद कर दो, जैसे मैं अब क्या, अब वापस किस पे फॉल बैक कर, अपडेट वाला क्लोज हो जाए। बाय डिफॉल्ट ये टू और क्लोज। स्टेट में डाटा स्टोर में डेटाबेस में एडिट एडिट वापस बटन पे जाए। अब मैं इसी पे आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ऐड न्यू टू डू, एडिट ये जो अभी किया है इसे बोलते हैं फॉल बैक। टर्म यूज होती है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, यूजर जहां छोड़ के गया था वहीं पर वापस आया।
कि अगर वो ऐड टू डू वाले फॉर्म को खुला छोड़ के गया था तो खुले वाले पे वापस आए, अगर उसे क्लोज छोड़ के गया था तो क्लोज पे वापस आए। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट का चाह रहा है कि यूजर, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि यूजर यहाँ छोड़ते हैं हमारे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये अब हमारा सिंपली इस इफ एल्स पे डिपेंड करता है, ये जो हमने इफ एल्स लगाई हुई है यहाँ, कि हम लोग कौन सी कंडीशन ट्रू करके जा रहे हैं। ये जो इफ एल्स लगी है ना यहाँ पे, दो फॉर्म्स अपडेट वाले और ऐड न्यू वाले बटन पे, ये वाले, ये इन इफ एल्स के ऊपर ही चेक कर रहा है कि मैंने किस वक्त कौन सी इफ एल्स ट्रू की है, या मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू की है तो वो कौन सा कोड डिस्प्ले करे। ये कंडीशनल रेंडरिंग है कि अब हमें कौन सी कंडीशन ट्रू करनी। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग एक कंपोनेंट ही बना सकते हैं कंडीशन। अगर हम लोग एक कंपोनेंट बना देंगे तो क्लोज कर देगा सब, एक कंपोनेंट बना देंगे तो सब कुछ शो कर। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें इसी तरह बनाते जाएंगे और प्रोजेक्ट में बेस हर प्रोडक्ट की क्राटी, एआई के प्रोडक्ट को छोड़ के जितने भी हम लोग अपने इसमें देखते हैं ना, वेब के प्रोजेक्ट से मोबाइल के, बेस उनकी क्राटी, क्रिएट रीड अपडेट लीड क्राटी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक ई कॉमर्स बना रहे हैं तो आप उसमें प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, ऐड करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, और जब यूजर आएगा वो लिस्टिंग को उसको रीड करके शो करवाओगे। ऐड टू कार्ट, डिलीट फ्रॉम कार्ट या एडिट क्वांटिटी। ये तो बहुत स्पीड से गया। दरअसल एआई को आज से पहले मैंने मतलब जितना हमने टेक ट्रेंड्स देखे हैं, जितना एआई को फंड मिल गया है ना, उतना किसी और चीज को फंड नहीं मिला। बढ़ जाएगा।